मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में। क्योंकि हम अभी ब्लड के चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो एक बीमारी मैं आपको बता देती हूं जिसका नाम है ए प्लास्टिक एनीमिया। अब ये क्या होता है? ये खून में होने वाला डिसऑर्डर है, खून में होने वाला एक बीमारी है। अब ए प्लास्टिक एनीमिया को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि एनीमिया का मतलब क्या होता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। अब खून की कमी मतलब क्या? खून हमने पढ़ा था कि अगर ये आप कांच की नली को लेते हैं और अपना आप अगर खून को निकाल करके इसमें डाल देते हैं तो नीचे की तली में लाल लाल सा जमा हो जाता है और ऊपर हल्का पीला टाइप का रहता है। जो पीला होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और जो लाल लाल होता है वो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि वो आरबीसी होती है। आरबीसी, और आरबीसी लाल क्यों होती है? क्योंकि आरबीसी का अगर हम माइक्रोस्कोप में आकार देखते हैं, उसकी अगर संरचना देखते हैं, संरचना का क्या मतलब होता है? मतलब होता है अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है। जब वो एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है तो पूरे अंगों को, हमारे शरीर के पूरे अंगों को खून मिलता है जिसमें ऑक्सीजन होता है और हमारा बॉडी काम कर पाता है, ऑक्सीजन वो लेता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट, वो विषैला पदार्थ को निकाल देता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे शरीर का काम होते रहता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आदमी में कितना होना चाहिए? 13.2 से 16.6 ग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है, डेसीलीटर यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। और महिला में कितना होना चाहिए? महिला में होना चाहिए 11.6 से लेकर के 15 ग्राम डेसी पर लीटर, ठीक है। यहाँ पे 11.6 से 15 ग्राम तक महिला में होना चाहिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का ये लेवल है। और मेल में कितना होना चाहिए? 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर, ये हीमोग्लोबिन का लेवल है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी होनी चाहिए। और एक हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था कि एक हीमोग्लोबिन की क्षमता कितनी है ऑक्सीजन को कैरी करने की? 4, वो 4 को उठा करके लेकर के जाती है। एक हीमोग्लोबिन की संरचना अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के जाती है। आप समझ सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई, इसका मतलब है कि शरीर में डायरेक्टली ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो क्या होगा? तो शरीर में असंतुलन का स्थिति बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। क्योंकि ये लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के साथ ही साथ इसकी तली में डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है। तो हमने डब्ल्यूबीसी को भी पढ़ लिया था कि डब्ल्यूबीसी हमें क्यों होती है ब्लड में? ताकि वो हमारे शरीर की रक्षा कर सके किसी इन्फेक्शन से, किसी बैक्टीरिया से या कोई बीमारी से, ठीक है। तो हमने ये चीजें पढ़ ली थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है ए प्लास्टिक एनीमिया। अब यहाँ पे ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है? ये बहुत ज्यादा ही रेयर डिसऑर्डर है, मतलब बहुत सारे लोगों में ये कॉमन नहीं है। अधिकतर ये लोगों को नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम देखा गया है। अब ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। गंभीर क्यों है ये प्रॉब्लम? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो स्टेम सेल्स होती है, मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और जो प्लेटलेट्स होता है, वो डायरेक्टली आरबीसी के रूप में, डब्ल्यूबीसी के रूप में और प्लेटलेट्स के रूप में हमारे खून में नहीं होता है। हमारी हड्डियों में, अगर हम बच्चे होते हैं तो हमारी हड्डियों के अंदर में पूरा लाल लाल सा बुरादा होता है जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। और जैसे जैसे हम जवान होते हैं, ये जो रेड बोन मैरो है ये बीच में बन जाता है येलो बोन मैरो, और हड्डी के दोनों छोर में रेड बोन मैरो होता है और बीच में होता है हमारा येलो बोन मैरो जब हम जवान हो जाते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके दोनों छोर पे होती है। अब इस रेड बोन मैरो में एक सेल होता है, एक कोशिका होता है जो क्या बनाता है? जो आरबीसी बनाता है, डब्ल्यूबीसी बनाता है और जो प्लेटलेट्स को बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनने से पहले इनका विकास होता है। वो जो स्टेम सेल्स होती हैं जो ये चीजें बनाती है,
पहले उनमें परिवर्तन होता है, फिर विकास होता है, उसके बाद जाकर के वो आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है और फिर जाकर के वो प्लेटलेट्स बनती है। तो कैसे कैसे विकास होता है मैंने आरबीसी के लेक्चर में भी बताया है और डब्ल्यूबीसी के लेक्चर में भी बताया है। तो अगर आपको सीखना है तो आप जाकर के वहां पे सीख सकते हैं और आप जाकर के वहां पे डिटेल आप नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो रेड बोन मैरो है जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बना रही है, ये फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बना नहीं पाती है। मतलब यही बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती है, जो स्टेम कोशिका होती है, वो डैमेज हो जाती है किसी कारणवश। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि कारण क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल आरबीसी को बनाना बंद कर देगी, डब्ल्यूबीसी को बनाना बंद कर देगी और प्लेटलेट्स को बनाना बंद कर देगी। अब आरबीसी में हमने ये पढ़ा था कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब अगर आरबीसी को हम देखें माइक्रोस्कोप में तो एक जो मेन बीच में केंद्रिका होती है, केंद्र होता है, वो नहीं होता है। अगर ये केंद्र होता तो आरबीसी खुद में 1 से 2 हो सकता था। ठीक है, जैसे आपकी मम्मी है, मम्मी जब प्रेग्नेंट हुई उसके बाद आप हुए, तो क्या हुआ, मम्मी से आप हुए, वो मम्मी के द्वारा आप है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ठीक उसी तरह ये न्यूक्लियस होती है, ये बीच में केंद्र होता है, जिसके कारण एक ये जो कोशिका है वो 2 हो पाती है। लेकिन यहाँ पे इसके पास ये जो केंद्र है वो है ही नहीं आरबीसी के पास। और डब्ल्यूबीसी में भी यही होता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन सभी चीजें ऐसी बनी हुई है हमारे बॉडी में कि ये जो स्टेम सेल है, ये जो बोन मैरो में स्टेम सेल पाई जाती है, वही नए कोशिका को बनाती है, वही नए आरबीसी को बनाती है, डब्ल्यूबीसी को बनाती है और प्लेटलेट्स को भी वही बनाती है। क्योंकि जब ब्लड में एक बार आरबीसी बन के घूम रहा है, डब्ल्यूबीसी बन के घूम रहा है, फिर उसका एक लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, जीवन काल। डब्ल्यूबीसी 6 से 9 घंटे के बीच में उसमें जो पाया जाता है वो मर जाता है। तो इसी तरह ये फिर बॉडी में अपने आप ये 1 से 2 नहीं हो पाती है, इसको स्टेम सेल को बनाना पड़ता है, तभी ये नए कोशिका फिर से ब्लड में घूमते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर बोन मैरो नहीं होगा तो ये जो कोशिका है, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, वो भी नए नए नहीं बन पाएगी। और जब ये नए नहीं बन पाएगी, आरबीसी नहीं होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी के पास क्या है, हीमोग्लोबिन है, डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, हमारे शरीर में रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या होगा, इन्फेक्शन लगने का बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ होता है। तो इस कंडीशन में बॉडी का जो सभी सिस्टम है वो सब गड़बड़ा जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया में यही होता है। रेयर डिसऑर्डर है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, लेकिन बहुत जो कम लोगों को होता है। तो बहुत ज्यादा ये सीरियस है, क्योंकि आपके बॉडी में जो आपका रक्षक है, मतलब डब्ल्यूबीसी, जो आरबीसी है, जिससे आपको ऑक्सीजन मिलता है, पूरे शरीर का काम होता है, वही मेन चीज आपके बॉडी में नहीं होती है। और जब ये मेन चीज आपके बॉडी में नहीं होती है तो क्या होता है, आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाता है बॉडी का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा कंडीशन आ जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। पहला क्या है, पहला है डैमेज स्टेम सेल्स। अगर ये डैमेज हो जाए, जो स्टेम सेल्स, जो हमारी हड्डियां हैं, अगर मान लीजिए कि हड्डियों में चोट आ जाए या फिर कुछ कारणवश वो हड्डियां टूट जाए, तो यहाँ पे जो बोन मैरो है उसको भी नुकसान होगा। और साथ ही साथ अगर ये डैमेज हो जाती है स्टेम सेल्स, तो उस कंडीशन में जब स्टेम सेल्स खुद ही डैमेज है तो वो कैसे डेवलप करेगी, उसका विकास कैसे होगा, और जब उसका विकास नहीं होगा तो आरबीसी कैसे बनेगा, डब्ल्यूबीसी कैसे बनेगा और प्लेटलेट्स कैसे बनेगा। साथ ही हम दूसरा देखते हैं कि अगर जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और वो उसका इलाज करवाता है तो बहुत सारा रेडिएशन उसके बॉडी से गुजरता है। ठीक है, तो जब वो रेडिएशन उसके बॉडी से गुजरता है तो उसके बॉडी में बोन मैरो में डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि कैंसर के इलाज में बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारी थेरेपी दी जाती है उस पेशेंट को। तो इस कंडीशन में भी ये कारण बन सकता है कि स्टेम सेल्स डैमेज हो जाए, और जब स्टेम सेल ही डैमेज होगा तो समझ लीजिए कि क्या होने वाला है, आरबीसी नहीं बनेगी, डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगी और प्लेटलेट्स नहीं बनेगी। उसके बाद तीसरा क्या है, यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कुछ दवाइयों के कारण ऐसा हो जाता है कि जो स्टेम सेल है वो काम करना बंद कर देती है, उसका विकास सही से नहीं हो पाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, जो महिला प्रेग्नेंट होती है उस टाइम में भी उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जब परिवर्तन आते रहते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कुछ महिला में जिसमें ये स्टेम सेल्स इनका सही से विकास नहीं होता है या फिर ये डैमेज हो जाती है। उसके बाद क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस,
इसका लेक्चर भी मैंने आपको बताया है बहुत डिटेल में, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, तो आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपको बहुत नई नई जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपका जो कोशिका है, आपका जो शरीर है, अपने ही शरीर के कोशिका को दुश्मन मान बैठा है और उसको ही डैमेज करने लगा है। मतलब आपका जो अंग है, आपके जो अंग किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे कोशिका से क्या बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे कोशिका से बने उत्तक। ठीक है, बड़े छोटे से बड़े उत्तक। अब उत्तक से क्या बन जाएंगे, अंग, और अंग से बन जाएगा पूरा अंग तंत्र। तो अंग तंत्र का मतलब है पूरा सिस्टम, बॉडी सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे कोशिका का मतलब हुआ सेल, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कहाँ पे है, हमारे बॉडी में है ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा जो कोशिका होता है, हमारा जो सेल होता है, वो अपने ही सेल को दुश्मन मान बैठता है और उसके बाद कि अपने ही बॉडी को वो नुकसान पहुंचाने लगता है। तो जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में हड्डियां बर्बाद होने लगती हैं, और जब हड्डियों को नुकसान पहुंचेगा तो क्या होगा, स्टेम सेल को भी नुकसान पहुंचेगा, और इस स्थिति में फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं बन पाएंगी, जिसके कारण आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन जैसे कि एचआईवी का जब केस होता है तो उस कंडीशन में भी ये स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा इनहेरिटेड कंडीशन, मतलब माता पिता से ये जो कंडीशन है, ये जो ब्लड में जो बीमारी है, वो बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया में। तो पहला मैंने क्या लिखा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था क्या, क्योंकि आरबीसी कम हो जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, मतलब ऑक्सीजन भी कम हो गई है। इसके अलावा डिस्पनिया, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसका क्या मतलब है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है उस व्यक्ति को, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं डिस्पनिया। ओके, फास्ट हार्ट बीट, दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसके अलावा क्या है, पेल स्किन, गम्स एंड नेल बेड्स, जो स्किन होता है, चमड़ा होता है, वो पीला पीला हो जाता है, जो मसूड़ा होता है वो भी हल्का सा पीला हो जाता है, और जो नाखून होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, मतलब या तो ये बाहर निकला होगा बहुत ज़्यादा, या फिर नाखून भी पीला हो जाएगा, या फिर नाखून आधा होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेल बेड्स। अब ये सभी लक्षण किसमें देखने को मिलते हैं, जब आरबीसी जब कम होती है तब, जब आरबीसी कम होती है तब, यानी कि लो आरबीसी में आपको ये चारों लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन अब कौन से लक्षण और देखने को मिलते हैं, अब ये यहाँ पे फीवर हो गया और इन्फेक्शन हो गया, ये दो लक्षण आपको तब देखने को मिलते हैं जब आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी लो हो जाती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जब ये कम होती है तो फीवर हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के टाइम में क्या हो सकता है, कोई सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है, और जब आपको बुखार होगा तो आपको फ्लू होने वाला लक्षण आपको देखने को मिलेगा। अब फ्लू क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, डिटेल लेक्चर मैंने इस पे लिया है, तो आप जाकर के इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा है प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स बॉडी में कम हो जाती है तो आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से लक्षण है, पहला ब्लीड इजली, मतलब उसको अगर कहीं पे चोट लग जाएगा या उस व्यक्ति को कहीं कट जाएगा तो बहुत आसानी से बहुत ज्यादा खून शरीर से बाहर निकल जाएगा। एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, मतलब कोगुलेशन का प्रोसेस होता है। कोगुलेशन का मतलब खून का जमना, जब हमारा उंगली जब कट जाता है तो कुछ समय बाद अपने आप वो जम जाता है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स बॉडी में नहीं होगा, प्लेटलेट्स बॉडी में कम होगा, तो जब भी आपको चोट लगेगी या फिर जब आपको कट लग जाएगा किसी चीज से, आपका हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, कहीं भी अगर आपको कट लग जाएगा तो आसानी से खून बंद नहीं होगा, बहुत मुश्किल होती है खून बंद करवाने में। ठीक है, इसके अलावा नोज ब्लीडिंग का एग्जांपल हम ले सकते हैं। कभी कभी हम किसी को देखते हैं कि अचानक से उसके नाक से खून निकलने लगता है, इसका मतलब है कि उसके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है। ठीक है, मसूड़ों से खून आना भी प्लेटलेट्स की कमी का कारण बन सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ब्लड इन स्टूल, जब ऐसा होता है, जब मल में बहुत ज्यादा ब्लड या फिर मात्रा कम भी हो ब्लड की, तब भी हो सकता है कि आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो, जिसके कारण ये लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं। हेवी मेंस्ट्रुअल
ब्लीडिंग मतलब पीरियड्स के दौरान अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है तो उस टाइम भी हम मान सकते हैं कि इसके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है। इसके अलावा क्या क्या और लक्षण देखे जा सकते हैं? इसके अलावा हम देख सकते हैं हेडेक, सर में दर्द होगा, ओरल थ्रश मतलब मुंह में वाइट छाला जैसा पड़ जाएगा, ठीक है। नॉजिया, उसको उल्टी करने का मन करेगा लेकिन उल्टी नहीं होगा, उसको मन करेगा कि बार बार उसको वॉमिटिंग आ रही है, ऐसा उसको फील होगा। एनलार्ज स्प्लीन और लीवर, इसका मतलब है कि उसके बॉडी में लीवर जो है उसकी जो साइज है वो बड़ी हो सकती है प्लेटलेट्स की कमी के कारण। ऐसी स्थिति बन जाए उस कारण हो सकता है कि लीवर और स्प्लीन दोनों आकार में बड़ा हो जाए, पहले की अपेक्षा नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे उसका आकार बड़ा हो जाएगा। अगर अब हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, मतलब अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपको ये सभी समस्या आ रही है तो क्या क्या टेस्ट आपको करवाने होंगे? पहला तो ये कि आरबीसी नॉर्मल है या नहीं, ये आपको देखना होगा, मतलब आरबीसी का टेस्ट, डब्ल्यूबीसी का टेस्ट, प्लेटलेट्स का टेस्ट, सबकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये डॉक्टर चेक करेंगे। इसके बाद आपका क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हड्डियां होती है उसमें बोन मैरो की मात्रा देख सकते हैं, ठीक है, बोन को अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसका मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। अगर वो डॉक्टर आपको चेक करता है तो वो आपको क्या क्या बोल सकता है, वो आपको बोल सकता है कि आप अपना जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और जो प्लेटलेट्स है वो आप अपने डाइट में कुछ कुछ चीज़ें शामिल कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें जिससे कि आपको पोषक तत्व मिले और आपका खून बने, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपके ब्लड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड आपके बॉडी में बहुत कम हो गई है तो हो सकता है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करे। अब ब्लड दूसरे व्यक्ति में से आपके बॉडी में वो ब्लड लाएंगे, ठीक है, दूसरे व्यक्ति से आपके बॉडी में भी ला सकते हैं या फिर ब्लड स्टोर भी रहता है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चेकअप के बाद ही किया जाता है, क्योंकि वो ब्लड आपको सेट कर रहा है या नहीं इस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद कुछ आपको वो मेडिसिन दे सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बोन मैरो मतलब यह जो हड्डी है उसमें जो बोन मैरो थी इसका ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, मतलब कि बाहर से ला करके यहाँ पे बोन मैरो को लगा सकते हैं ताकि आपका जो स्टेम सेल जो डैमेज हो गया है उसके जगह पे एक हेल्दी स्टेम सेल आए और फिर आपके बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बने। इसके अलावा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके बॉडी में ऐसी कोई बीमारी है, ऐसा कोई डिसऑर्डर है तो आपको बहुत ज़्यादा भारी एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको खेल कूद से बचना है, मतलब आपको कम खेलना है, कम कूदना है और इन्फेक्शन से भी आपको बच करके रहना है। अच्छे से हैंड वॉश करनी है, आपका जो भी सामान है उसको अच्छे से वॉश करके तब यूज करना है, ताकि अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी पहले से डब्ल्यूबीसी कम है और आरबीसी भी कम है तो इस कंडीशन में यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि चोट लगेगी तो ब्लड निकलेगा, जब ब्लड निकलेगा तो ब्लड और ज़्यादा कम हो जाएगा और ज़्यादा आप थकावट महसूस करेंगे और ज़्यादा आप पहले से परेशान होंगे, तो आपको खेलना कूदना नहीं है और इन्फेक्शन ना हो। डब्ल्यूबीसी कम है तो रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो इन्फेक्शन कम हो इसके लिए आपको अच्छे से खुद का ख्याल रखना होगा, तभी आप इस बीमारी से थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर पर डिपेंड है, उनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उनका कहा हुआ बात माने और अपना अच्छे से ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जाकर के ये लेक्चर देख सकते हैं। आपको आज का लेक्चर समझ में आया है या फिर नहीं, आप कॉमेंट करके मुझे बताएं। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन को इंस्टाग्राम या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जा करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।